रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट तो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन कमीशन में एक आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है और जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनको ओहदे से हटाया जाए। उसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं आज चीमा, फिर फवाद हसन फवाद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह, उनको भी अपने ओहदों से हटाने के लिए जो है वो बाकायदा रजू किया गया है, यानी दरख्वास्त दायर की गई और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि ये लोग जो हैं वो माजी में मुख्तलिफ़ हुकूमतों का हिस्सा रहे और एक मखसूस जमात यानी पाकिस्तान PMLN से जो है आज चीमा हो गया, फवाद हो गया, तोकीर शाह, इनका बरह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान PMLN से है। तो इस वजह से इनको ओहदों से हटाया जाए। और ख़ुद अनवारुल हक काकड़ के बारे में ये कहा गया कि वो बाप पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, तो सियासी वबस्तगी वाले अफराद अगर निगरान हुकूमत में हैं या रहेंगे तो उससे जो है वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात का जो आइनी फ्रीज़ा है इलेक्शन कमीशन का वो मुतासर होगा और इलेक्शन कमीशन को इस दरख्वास्त के ज़रिए उसको अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बाआसन तरीके से निभाने का पाबंद बनाने की कोशिश की गई है। और कहा गया है कि इन सियासी वबस्तगी वाले अफराद को भी हटाया जाए और साफ़ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जो निगरान सेटअप है उसमें जितने भी लोग हैं जिनकी सियासी वबस्तगियाँ हैं, जिनका किसी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, उन सब को निकाल बाहर किया जाए ताकि कल कल जब इलेक्शन होते हैं तो कोई शख्स जो है वो आवाज़ ना उठा सके, वो ये ना कह सके कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं हुए। और मज़ीद बरा ये भी कहा गया है कि अगर ये लोग जो हैं वो अपने ओहदों पे रहेंगे तो ये कियास किया जा सकता है, ये इम्कान गालिब रहेगा कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, बल्कि इनकी हर मुमकिन और बेहतरीन कोशिश होगी कि ये इंतखाबात को जो है वो अपने मनपसंद पोलिटिकल पार्टी के हक़ में जो है वो टिल्ट कर सकें। उसके साथ साथ आपको ये भी याद दिलाता जाऊँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल ये आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं कि लेवल प्ले ग्राउंड जो है वो नहीं मिल रहा और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन पे शायद इतना शिकवा नहीं है ना जो है किसी और पे, बल्कि बरह रास्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम आयद किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो लेवल प्ले ग्राउंड नहीं दे रही और वो अवामी पिच पर नहीं खेलना चाहती बल्कि वो किसी और सहारों पे है और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको जो है वो लेवल प्ले ग्राउंड फराहम नहीं करना चाहती। और इस हवाले से जो है फिर वजाहत की सैयद खुर्शीद शाह ने, उन्होंने एक अपने टीवी इंटरव्यू में वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो निगरान हुकूमत का हिस्सा रहेगी लेवल प्ले ग्राउंड जो है वो हमें नहीं मिल सकती। तो उन्होंने कहा कि लेवल प्ले ग्राउंड फराहम करने के लिए जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निगरान हुकूमत से बाहर होना होगा, उसके बाद ही हम समझ सकेंगे कि ये अब लेवल प्ले ग्राउंड है। जब तक निगरान हुकूमत जो है का वो हिस्सा है तो लेवल प्ले ग्राउंड हमें नहीं मिल सकती। तो इन्हीं सारी बातों के पेश नज़र कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो निगरान काबीना को एक ख़त भी लिखा, निगरान वज़ीर आज़म को निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था और उसमें उनको ये कहा था कि अपनी काबीना में आप सियासी वबस्तगी वाले अफराद को ना लें। लेकिन निगरान हुकूमत ने जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो ये ख़त था उसको हवा में उड़ा दिया, उसके अहकामात को मुसलसल नज़रअंदाज कर दिया और इस हवाले से उसके बाद उस ख़त के बाद फवाद हसन फवाद ने अपने आइनी अपने ओहदे का यानी हलफ भी लिया। तो अब बातें उठना शुरू हो गई हैं। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी जो है वो साख को जो है वो बहाल करे, साफ़ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जो अब पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एतराज़ात उठा रही हैं उन एतराज़ात को दूर किया जाए और फिर निगरान सेटअप के अंदर ये कोशिश की जाए कि पोलिटिकल वबस्तगी वाले अफराद को जो है वो नहीं होना चाहिए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ख़ुद अपने ख़त के ज़रिए ये मान चुका है, जो ख़त उसने वज़ीर आज़म को लिखा कि निगरान काबीना के अंदर जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले लोग नहीं होने चाहिए। अब सबको पता है कि आज चीमा का किससे ताल्लुक़ है, फवाद हसन फवाद का किससे ताल्लुक़ है और तोकीर शाह का किससे ताल्लुक़ रखा है। तो इस वजह से बेहतर यही है कि इन सारी चीज़ों से जो है वो इलेक्शन कमीशन को नबोर्दज़मा होना चाहिए और साफ़ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए उसको जो है इक़दाम करने चाहिए। बासूरत दीगर फिर आवाम ये कहने में हक़ बजानिब होगी कि इलेक्शन ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमिश्नर पे, ख़ुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे
सबक यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बेहतीरा जो है इल्ज़ामात ऐड किए थे और नून लीग की बी टीम कहा था। तो इसी वजह से अब ख़ुद इलेक्शन कमीशन को ये साबित करना है और इलेक्शन कमिश्नर को ये साबित करना है कि वो किसी की बी टीम नहीं है। लेकिन अगर सूरत हाल इसी तरीके से चलती रही और नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पोलिटिकल सेटअप में मौजूद रहे, इस निगरान सेटअप में मौजूद रहे, तो फिर लोग यह बजाने भूगे कहने में कि इमरान खान दुरुस्त कहा करते थे और इलेक्शन कमीशन जो है वाकई नून लीग की टीम है। तो अब इलेक्शन कमीशन को अपनी साख बचानी है और उसको साफ़ और शफाफ इंतखाबात के इनेकात को यकीनी बनाना है। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट तो आज की ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर से जो है वो कल उनकी एक मीटिंग हुई थी, यानी लॉ अफसरान से एक मीटिंग थी और ये सारे लॉ अफसरान जो है वो कल इन्होंने चीफ जस्टिस से मीटिंग की। तो उस मीटिंग की कुछ अंदरूनी स्टोरी, अंदरूनी कहानी हमारे हाथ लगी है। उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ने जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर की जो कारकर्दगी है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर्स को मुखातिब करके कहा कि आप मुझे बताएं कि नैब कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है कि रेफरेंस कितने दिन में दायर होगा। तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से चीफ जस्टिस को ये बताया गया उस मीटिंग में, उस इजलास में, कि 90 रोज़ की जो है वो शर्त है कि 90 रोज़ के अंदर जो है रेफरेंस दायर हो जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने सारे प्रोसिक्यूटर्स को मुखातिब करके कहा कि मैं आपको चैलेंज दे के कहता हूँ कि मुझे कोई एक केस दिखा दे, नैब का सैकड़ों हज़ारों केसेस दायर हुए हैं, कोई एक केस बता दे जिसके अंदर 90 रोज़ की में रेफरेंस दायर हुआ। किसी एक केस का मुझे हवाला दे दे कि 90 रोज़ के अंदर फ़लाँ केस का जो है रेफरेंस दायर हुआ। तो इस पर सारे प्रोसिक्यूटर खामोश थे क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा ये जब आइनी रिक्वायरमेंट है, जब नैब कानून आपको पाबंद करता है तो बताएं ये इसकी खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है। तो इस बार चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर वजह यही है कि नैब की तैयारी नहीं होती। नैब लॉ अफसरान जितने भी हैं वो बगैर तैयारियों के पेश होते हैं, जिसकी वजह से जो बेचारे नैब में रगड़े में आते हैं वो फिर सालों तक जो है वो उस चीज़ों को भुगतते रहते हैं और वो जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जो है उससे पूछा कि यार आप मुझे ये बताओ कि प्रोसिक्यूटर का ओहदा बड़ा होता है या एडवोकेट जनरल सिंध का ओहदा बड़ा होता है। तो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का ये कहना था कि जी सर ये तो दोनों ओहदे बराबर है। उन्होंने कहा हाउ इट पॉसिबल कि दोनों ओहदे कैसे बराबर हो गए। एडवोकेट जनरल सिंध है एक तरफ एडवोकेट जनरल एक तरफ एडवोकेट जनरल सिंध है और दूसरी तरफ जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है। तो ये दोनों ओहदे कैसे बराबर हो गए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि एडवोकेट जनरल सिंध का ओहदा जो है वो बड़ा ओहदा होता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, वो ऐनी होता है, तो वो ओहदा आपसे बड़ा है। यानी एडवोकेट जनरल सिंध जो है उसका ओहदा, उसका स्टेटस जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से जो है वो कहीं बड़ा है। तो ये बराबर नहीं हो सकते। लेकिन इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो हम तवक्कुआत कर रहे थे, जो हमारी ख्वाहिशात थी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उन पर पूरा उतर रहे हैं। देखिए जब चीफ जस्टिस ने हलफ लिया तो आप सब ने देखा कि उन्होंने इजाफी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया। वो भाई ज़रूरी जो स्टेट समझती है कि उनके लिए ज़रूरी है तो वो तो उनकी मजबूरी है, उनको लेना पड़ेगा। लेकिन इजाफी जो प्रोटोकॉल, सायरन, ये वो गाड़ियाँ, वो उनका सॉरी। अच्छा फिर जो गाड़ी है तो वो CJP-1 जो मर्सिडीज़ गाड़ी होती है चीफ जस्टिस के लिए वो भी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं एक आम सा बंदा हूँ, 1300 सीसी में भी मैं सफ़र कर सकता हूँ, तो मैं इतनी हैवी लग्जरी गाड़ी को मैं क्यों अपने पास रखूँ। ये बहुत अच्छी उन्होंने एक मिसाल कायम की। लेकिन अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि चीफ जस्टिस मेरी भी उनसे बात हुई, मुझे भी इस चीज़ का आइडिया है। मैं फिर वो किसी भी इलाके में वो सारी डिटेल बताऊँगा, लेकिन जब वो चीज़ हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब से उन्होंने अपना ओहदा संभाला है तो वो अवामी टैक्स के जो पैसे हैं उनको जो है वो आम चीज़ों पे खर्च नहीं करना चाहते, बल्कि वो जो सरकारी अमूर है वो भी मोस्टली अपनी जेब से अदा करते हैं। यानी कि जो ये मीटिंग सरकारी होती है, ये एडवोकेट जनरल ये जो लॉ अफसरान के साथ मीटिंग थी, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन के वफद से मीटिंग थी। ये दो मीटिंग्स में जो है उनको जो चाय पानी दिया गया वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने घर से मंगवाया, अपनी जेब से दिया। आपके मेरे या आवाम के टैक्स
की रकम से उन्होंने ये चीज़ नहीं लगाई। उन्होंने कहा ये अवाम का पैसा है, मैं इनको इन चीज़ों पे क्यों खर्च करूं, ये लोग आए हैं तो मेरे पास आए हैं तो मेरा फरीज़ा बनता है कि मैं इनको अपनी जेब से अपने घर से जो है वो पे करूं, यानी कि इनको खातर तवाज़ो करूं। ये चूँकि रिवायात होती हैं, जब कोई किसी से मिलने जाता है तो चाय पानी तो पूछा जाता है, तो चीफ जस्टिस रिवायात पसंद तो हैं लेकिन वो अपनी ये रिवायात अपने घर से अदा कर रहे हैं, घर से निभा रहे हैं, सरकार के ऊपर वो बोझ नहीं डाल रहे, सरकारी अखराजात जो है वो नहीं कर रहे बल्कि उनको सेव कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो आपको भी बड़ी हैरत हुई होगी उनकी ये बात सुन के, और ये एक अच्छी बात है और हमें तवक्को करनी चाहिए। बाकी जो ब्यूरोक्रेसी में बाबू बैठते हैं उनको भी चाहिए कि भाई आप चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को फॉलो करो, तो वो जिस तरीके से अच्छी और बेहतरीन मिसालें बना रही हैं, ये सबसे जो है ये अगर ऐसा हर बंदा ये इसी टाइप का सोचना शुरू कर दे, आइनी ओहदेदार, सरकारी ओहदेदार, वज़ीर आज़म, और अगर वो इस तरीके से सोचना शुरू कर दें तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम पाकिस्तान जो है वो सिर्फ न सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा होगा बल्कि आवाम को भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और टैक्स की जो रकम है वो फजूल अखराजात में या फजूल उसमें ज़ाय नहीं होगी। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर कर दूँ। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।